पहली महिला रिपोर्टर रही। हाँ, मैं दैनिक भास्कर में जी। जो सिटी रिपोर्टर, जी। मेरे पूर्व 2-3 और सीनियर थी, जी। पर वो टैगलाइन है जो मैं बोलना चाहूँगी बिल्कुल। कि बिना संस्कार नहीं सहकार और बिना सहकार नहीं उद्धार। बहुत खूब। देखिए कितना सुंदर है। जी। हुँ। मैंने कहा मैम मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि कानून व्यवस्था भी नहीं बिगड़ेगी और दोषियों को सजा भी मिल पाएगी, क्योंकि कहीं न कहीं उनको पुलिस का संरक्षण मिल रहा है, ये बात सुनने को मिली है। और नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत हम ओजस्विनी की एक और कड़ी में। दर्शकों, हर हफ्ते आपके लिए नई ओजस्विनियों को लाना, नए संघर्षों को लाना और नई प्रेरणा को लाना, ताकि आप भी उनसे मोटिवेट हो सके और अपने जीवन में काफी ऊंचाइयों को पा सके। इसी कड़ी में आज हमारे बीच एक विशेष अतिथि उपस्थित है, शताब्दी सुबोध पांडे मैम। मैम, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, शताब्दी मैम के बारे में क्या कहूँ, लिस्ट बहुत लंबी है। फिलहाल मैम ह्यूमन राइट्स कमीशन के एडवाइजरी मेंबर हैं। कोऑपरेटिव क्षेत्रों में भी मैम बहुत काम कर रही हैं। मैम को प्रेसिडेंट अवार्ड, प्राइम मिनिस्टर अवार्ड और ना जाने अनगिनत कितने सम्मानों से मैडम सम्मानित हो चुकी है। तो मैडम, मेरा बहुत बहुत मेरे लिए ये सम्मान की बात है कि आज हमारे शो में आप आज हमारे बीच हैं, हमारी महिला दर्शकों को मोटिवेट करने के लिए। तो मैम, कार्यक्रम में पुनः आपका स्वागत करती हूँ। नमस्कार। तो मैम, सबसे पहला मेरा सवाल के पहले मैं चाहूंगी कि आप दर्शकों को अपने बारे में बताइए। जी। श्रीमती शताब्दी सुबोध पांडे एक ऐसा नाम जिन्हें शायद ही किसी परिचय की आवश्यकता हो। राष्ट्रीय प्रमुख महिला सहकारिता सहकार भारती एवं ना जाने ऐसे कितने विभागों में सुशोभित रही शताब्दी पांडे जी ने न केवल महिलाओं के क्षेत्र में, बाल संरक्षण के क्षेत्र में और शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र हो जिसमें उनकी सहभागिता सर्वोपरि ना रही हो। ना जाने कितने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों से सुशोभित शताब्दी पांडे जी से करेंगे आज हम खास बातचीत, और वो है हमारी आज की ओजस्विनी। नमस्कार दर्शकों, हम ओजस्विनी के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और एक और ओजस्विनी तो हमारे बीच ही बैठी हुई हैं। हाँ, अन्य ओजस्विनी को अपने मंच पर लाना, ये काम करने के लिए भी जो ओजस्विता चाहिए वो ओजस्विता हमारी अर्चना जी में है। तो निश्चित रूप से आपका यह कार्यक्रम बहुत अच्छा है। मैंने पहले भी कई कड़ियां देखी हैं और आगे के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। दर्शकों, निश्चित रूप से जब हम समाज में काम करते हैं और जब समाज हमें सम्मान देता है तो हमारे सामने एक और चुनौती आ जाती है, वो ये कि सम्मान प्राप्त करने के बाद हमें और अच्छा काम करना है। बिल्कुल। बस यही मेरे प्रेरणा का कारण रहा और मैं ऐसा मानती हूँ कि मुझे मेरे पिताजी माताजी ने जिस तरीके से तैयार किया था कि समाज के लिए हमेशा तत्पर रहो, समाज की सेवा के लिए। मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूंगी अपनी बात शुरू करने के पहले कि बहुत बचपन में जो हमको ट्रेनिंग मिलती है, जो संस्कार मिलते हैं ना, वही पूरे जीवन भर रिफ्लेक्ट होते हैं। तो हमारे जो गुरुदेव हैं गोस्वामी मथुरेश्वर जी महाराज श्री जी, उनके ही मार्गदर्शन में हम सब ने काम शुरू किया था और हमने मानव कल्याण के कार्यों में अपना कदम बढ़ाया था। रायपुर के पास चंपारण्य स्थान है, आप जानते हैं, वहां पर जगत गुरु श्रीमद वल्लभाचार्य जी का जन्म स्थान है। तो वहां पर जो मेला लगता है हर साल तपती धूप में, अप्रैल मई में, तो वहां जो भक्तगण आते हैं उनको पानी पिलाना, नींबू का शरबत पिलाना, उनके चप्पल जूते उठाकर सही जगह पर रखना, उनको टोकन देना। बहुत खूबसूरत। इस सेवा में बहुत छोटे थे, मेरा जो पहला सोशल वर्क का अगर मैं याद करती हूँ कब से मैंने शुरुआत की, तो मैं 6 साल की थी। तब अपने पिताजी के साथ हम वहां पर, पूरी वानर सेना हमारी ये काम करती थी। जी, मतलब वो जो लोगों के लिए कुछ करने की जो चाहत थी वो बचपन से है। बस, तो वो मानव कल्याण, बस मानव सेवा। जी, मानव सेवा। कितना अच्छा लगता होगा तपती धूप में आते हुए लोगों के गले जब सूख रहे हैं, तब उनको हम नींबू का पानी। मुझे आपकी सोच सुन के खूबसूरत लग रहा है। कितना अच्छा, नहीं वो क्या संस्कार मिले होंगे, इसके लिए कौन से भाग्य रहे होंगे हमारे कि किस परिवार में जन्म लिया। कि पढ़ते सभी हैं, सबको पढ़ना है, खाना है, खेलना है, लेकिन हमारे को आत्मसात हो गया, रग रग में आत्मसात हो गया मानव सेवा। जी। और मैम, आपके प्रोफाइल के बारे में हम जानना चाहेंगे। तो उनके आशीर्वाद से हमने ये कार्य आरंभ किया और फिर हमने जो है धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। महाविद्यालय में भी मैं छात्र संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष रही,
तो जी। वहां भी ऐसा लगा कि मैं लड़कियों के लिए क्या कर सकती हूँ, क्योंकि कोएड कॉलेज है दुर्गा कॉलेज, वहां थोड़ा लड़कियां हाशिए में ही रहती थी, तो उनके लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो वहां पर गर्ल्स एनसीसी का आरंभ करवाया, गर्ल्स का जो कॉमन रूम होता है उसको डेवलप करवाया। और सबसे बड़ी बात, जैसे ही मेरा नाम आया ना अध्यक्ष के लिए, तो वहां कुछ छात्र संघ नेता आ गए, उन्होंने कहा दुर्गा कॉलेज में इतिहास नहीं है, कोई लड़की छात्र संघ अध्यक्ष नहीं बन सकती। तो जो दुर्गा कॉलेज के प्रिंसिपल सर थे वो एकदम बाहर निकले, स्वर्गीय जोगलेकर सर, और उन्होंने कहा ये दुर्गा कॉलेज की दुर्गा बनेगी, और वही हुआ। आप कैसे रोक सकते हैं इनको। जी जी, और वही हुआ। और जी। निश्चित रूप से बहुत अच्छे से नेतृत्व किया मैंने। जी उस वक्त भी मेरे पिताजी का काफी मेरे को सपोर्ट रहा। जी। तो इस प्रकार से मैं ये मानती हूँ कि अगर बाल्यकाल से माता पिता का सपोर्ट मिलता रहे तो आप जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। मैम आप अ, पहली महिला रिपोर्टर रही। हाँ, मैं दैनिक भास्कर में जी। जो सिटी रिपोर्टर, जी। मेरे पूर्व 2-3 और सीनियर थी, जी। पर वो डिस्पैच अपना इसमें अपने कहना चाहिए प्रांतीय वगैरह में जी, टेबल जी। पे ही उनका काम होता था। जी। लेकिन जब फील्ड में जाने की बात आई जी। थी तो दैनिक भास्कर से फर्स्ट लेडी सिटी रिपोर्टर थी मैं। जी, और उस वक्त की बात है। हाँ, और ओके। उस वक्त और मुझे फिर बीट मिला था कोर्ट। ओह, और आप सोच सकते हैं कि कोर्ट में मान लीजिए कोई केस चल रहा है तो 8 बज सकते हैं, 9 बज सकते हैं रात के। जी। तो इतनी रात तक पूरी जब उनका डिसीजन आ जाए लास्ट, वो लेकर ही जाना है। तो इस तरीके से काफी मैंने बहुत अच्छे से हिम्मत से काम किया। जी। मैं उसके भी अगर पहले की बात करूंगी, अगर सिटी रिपोर्टिंग के पहले की, तो एनसीसी में मैंने 20 नेशनल कैंप किए, मैंने पर्वतारोहण भी किया है। ओह, तो इस प्रकार से काफी अच्छी ट्रेनिंग कहना चाहिए कि पढ़ते पढ़ते ही मिली है, कि साहसिक तरीके से कैसे अपने काम करते रहना चाहिए, जी। कहीं हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। उसके बाद आप मेरी प्रोफाइल की अगर बात कर रहे हैं तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं। तो पत्रकारिता के अलावा मैंने फिलोसफी में एमए किया और गोल्ड मेडलिस्ट रही यूनिवर्सिटी में। वाह। तो फिर मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में भी काम किया, छत्तीसगढ़ कॉलेज में पढ़ाया, शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय में पढ़ाया। जी। जब शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय में पढ़ा रही थी उसी दौरान मेरा विवाह हुआ और फिर वो मुझे छोड़ना पड़ा, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ही था और फिर उसके लिए रोज सुबह से जाना, रात तक आना, तो घर डिस्टर्ब हो रहा था। जी। तो ऐसा लगा कि ठीक है, मेरा करियर तो है लेकिन उसके साथ साथ मुझे परिवार को लेकर भी चलना है। यानी जैसे हर महिला को ये बहुत बड़ा जो बात आपने कहा मैडम, ये 90% या 80% महिलाओं को मैं कहूंगी कि एक करियर छोड़ना पड़ता है, चाहे हमने कितनी भी ओजस्विनी से बात की, काफियों के साथ ये चीज रहा, तो ये चीज आपके साथ भी रही। हाँ, बिल्कुल, निश्चित रूप से चॉइस चेंज करनी पड़ी। ऐसा लगा कि ठीक है, अब महाविद्यालय में पढ़ाने का जो मेरा चल रहा है अभी प्रक्रम, उसको छोड़ दिया जाए, कुछ और किया जाए ताकि परिवार डिस्टर्ब ना हो। ऐसा कुछ किया जाए ताकि परिवार को भी देख पाऊं और मैं अपना मेरे को कुछ करना है। अच्छा, मुझे कुछ करना है, मेरा लक्ष्य क्या था जी। मैंने उस लक्ष्य को अचीव कर लिया, इसलिए मुझे संतुष्टि है। बिल्कुल। हाँ। वो इसलिए कि मुझे सेवा करना था महिलाओं की, जी। और महिलाओं को सशक्त करके उनके कल्याण के लिए कुछ करना था। मैम, जैसा आपने अभी हमें बताया कि आप ह्यूमन राइट्स कमीशन में भी एडवाइजरी मेंबर के रूप में कार्यरत हैं और कोऑपरेटिव क्षेत्रों में भी कर रही हैं, तो क्या है ये दोनों क्षेत्र, उस बारे में हमारे दर्शकों को देखिए, थोड़ा सा। ह्यूमन राइट्स कमीशन में तो ऐसा है कि ये जो मैं जितने सालों से काम करती आ रही हूँ उसी से रिलेटेड है कि महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण के लिए ये जो आयोग है जी। ये तो पूरे सभी मानव जाति के अधिकारों के संरक्षण के लिए काम करता है, मानव अधिकार। जी। और अलग से महिला आयोग है महिलाओं के अधिकारों के लिए, लेकिन ये जो मानव अधिकार है ये भी पूरे देश भर में महिलाओं से संबंधित जो भी विषय होंगे उसके लिए जो उन्होंने सलाहकार बोर्ड बनाया है जी। उसमें मुझे एक मेंबर के रूप में अभी कुछ दिनों पूर्व ही मुझे तो लिया महिला गया। आयोग को अगर एक आम महिला को कांटेक्ट करना है तो क्या उसका प्रोसीजर है? मानव अधिकार आयोग में हमको दिल्ली मानव अधिकार आयोग के नाम से उसका पूरी वेबसाइट वगैरह है, वो उस पे हम दे सकते हैं, अपना एप्लीकेशन दे सकते हैं जी। मेल कर सकते हैं, उसके माध्यम से हो सकता है। और सभी राज्यों में भी होते हैं मानव अधिकार आयोग जी। वहां भी हम संपर्क कर सकते हैं जी। और सबसे सरल किसी भी तरीके का अगर हमको कहीं लेटर भेजना हो हम अपने कलेक्टर को दे सकते हैं। कलेक्टर के माध्यम से हम कलेक्टर से जाकर के वो अपनी जो भी शिकायत है, अपने जो भी डिमांड है, जो भी ज्ञापन है वहां दे सकते हैं। उनके माध्यम से वो जा सकता है जहां हम भेजना चाहते हैं। जी।
मैम बहुत अच्छी बात है कि ऐसे किसी पद पे आप जैसी महिला बैठी हैं जिसने शादी के बाद एक करियर को छोड़ने का भी एक फेज आया जब आपने छोड़ा। और ये देख के बहुत अच्छा लगा मैम कि जब आप एक बार करियर अपनी फैमिली के लिए कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो कहीं ना कहीं ईश्वर, अगर आप चाहते हैं कुछ करना तो आपको बिल्कुल। एक सपोर्ट जरूर करता है और आप इस पद तक पहुंची। मैम और कौन कौन से कोऑपरेटिव की जी, बात अपनी cooperative- हमारी अधूरी रह गई। जी 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 तो हाँ। मैं बताना चाहूंगी कि सहकारिता से समृद्धि, ये अभी हमारे प्रधानमंत्री जी का भी सपना है जी। और निश्चित रूप से और बहुत खूबसूरत लाइन है, सहकारिता से समृद्धि। जी और हमारी एक और बहुत अच्छी टैगलाइन है जो मैं बोलना चाहूंगी, बिल्कुल कि बिना संस्कार नहीं सहकार और बिना सहकार नहीं उद्धार। बहुत खूब देखिए कितना सुंदर है। जी। मैं हम एक बार फिर से बिना सुनना चाहेंगे। बिना संस्कार नहीं सहकार, बिना सहकार नहीं उद्धार। अगर हमें समाज का उद्धार करना है तो एक दूसरे की कॉपरेशन से ही हो पाएगा। जी तो इसी का नाम है कोऑपरेटिव। ओके और अगर यह उद्धार करना है, ठीक है, हाँ। कोऑपरेटिव के माध्यम से, हाँ। लेकिन उसमें संस्कार होना चाहिए। बहुत खूब जैसे ही संस्कार आ जाएगा, भ्रष्टाचार अपने आप दूर हो जाएगा। जी हाँ, भाई भतीजावाद दूर हो जाएगा, किसी के साथ चीटिंग करना दूर हो जाएगा। जी यही नहीं होना चाहिए, तभी आप सही काम कर पाएंगे समाज में। तो ये जो सहकारिता है ना, ये इतना अच्छा मॉडल है कि जब हम कोई काम को करते हैं अकेले, अगर हमको, और अकेले तो कोई जी नहीं सकता समाज में, अगर हम कोई प्रोडक्ट, अब जैसे यही प्रोडक्ट पर हमें चर्चा करेंगे हम, हमारे गांव की महिलाओं ने प्रोडक्ट बनाए, जी। अब इस प्रोडक्ट को मार्केट मैं करने के इसी लिए, को आगे को कड़ी को जोड़ते हुए आपसे पूछना जैसे- चाहती हूँ कि आप जैसे महिला जी, जी। सशक्तिकरण पे काम कर रही हैं और महिला उद्यमियों को प्रमोट कर रही हैं, जी, तो उसी क्षेत्र में आपका ये प्रोडक्ट तो है। मैं ये कहना चाहूंगी कि हाँ, जैसे हमारे गांव की स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने कोई प्रोडक्ट बनाया, जी तो पहला तो ऐसा था कि वो प्रोडक्ट बनाती हैं और वो एक प्लास्टिक पॉलिथीन में पैक करके रख लेती हैं, कई दिनों तक उसमें कीड़े भी लग जाते हैं, उनका नहीं सेल हुआ तो जी, उसका वो बहुत अच्छे से प्रोक्योरमेंट नहीं कर पाती थी, जी। तो उनको वो ट्रेनिंग देना, जी। उसके बाद में फिर उनको, तो ये इस गांव की प्रकार से- महिलाओं ने बनाया है, गांव की महिलाओं ने और ये बनाया पूरा है। मुझे मिलेट दिख रहा है मैम। हाँ, ये मिलेट का है, ये है मिलेट का प्रीमिक्स अप्पे का। ओके हाँ, तो इसमें कुछ भी नहीं करना है, रेडी टू ईट है, बिल्कुल अपना तैयार है, इसको घोलना है और तुरंत बनाना है। और एक गांव की महिलाओं ने बनाया है और इस पे अच्छी पैकेजिंग दे आपने इसे लोगों तक पहुंचाया है। तो मैं सहकारिता की जो बात कर रही थी वो ये कि अगर मान लीजिए एक महिला ने या समूह ने मिलकर बनाया, जी अब उसको और भी सहयोग की जरूरत है ना, जी। तो मार्केटिंग की जरूरत है, जी। ब्रांडिंग की जरूरत है, जी। और पूरा नेटवर्क की जरूरत है। ये है सहकारिता। मैं यही कह रही थी बहुत आपको। खूबसूरत जो कोऑपरेटिव बात कर रहे हैं, हाँ, कोऑपरेशन से अलग अलग प्रकार के कोऑपरेटिव्स होते हैं हमारे देश में। जी। जैसे कि ये हो गया, तो इसके लिए उपभोक्ता सहकारी संस्थाएं होती हैं, महिला उद्यमिता सहकारी संस्थाएं होती हैं, महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति, केवल महिला नहीं, क्योंकि मैं महिला पे काम कर रही हूँ तो महिला कह रही हूँ, जी, जी, जी। महिला पुरुष सभी के लिए है। और हमारे साथ तो युवा भी जुड़े हैं, इसमें युवा भी, क्योंकि हमारी जो संस्था है जिसकी मैं संस्थापक अध्यक्ष हूँ, छत्तीसगढ़ महिला मंच, जी तो वो संस्था ऐसा नहीं है कि केवल महिला के लिए काम करती है, हाँ। युवाओं को भी, क्योंकि इतने गांव में बेरोजगार युवा हैं, जी उनको भी तो आगे लाना है। जी। तो माँ के साथ बेटा भी आता है हमारे साथ यहाँ। जी। और मैम ये अपने बहुत ही अच्छी पैकेजिंग भी खूबसूरत लग रही है जी। और इसके जरिए आपने क्या बोलते हैं, जो जितनी भी महिलाएं हैं, मैं कहूंगी जो हाँ। एक जिन्हें एक्सपोजर नहीं मिलता, उन्हें भी आपने एक तरह से रोजगार दिया है जी। और उन्हें भी एक इंडिपेंडेंसी दी आपने। देखिए आपने होता क्या है कि जी। एक बार हम ट्रेनिंग दे देते जी। और आ जाते, तो इससे क्या होता कि ट्रेनिंग ले ली, अब उनको मार्केट नहीं मिला तो वो सारा मामला वहीं के वहीं रुक जाता, जी। थम जाता। लेकिन अब उनके लिए मार्केट ढूंढने के लिए हमने एक यंगस्टर्स ने एक कंपनी बनाई है, उसके साथ टाई अप किया है, और अब वो क्या कर रहे हैं, पूरा नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर खूब, जो अभी मॉडर्न जमाने में जो भी टेक्निक्स अपनाई जा सकती हैं, उसके माध्यम से उसकी तो मार्केटिंग मैम करवा जैसे रहे ये हैं। तो मिलेट का व्यवसाय हो गया, आप कह रही हैं कि आप महिला उद्योगीकरण में काम कर रही हैं, जी। जिसमें आप महिलाओं को बताएंगे कि एक जो प्रधानमंत्री जी का कहना है कि आप इंडिपेंडेंट बनिए, आत्मनिर्भर बनिए, वही जी। आत्मनिर्भर बनिए, आत्मनिर्भर भारत उनका सपना है। जी। और महिलाएं अगर एंटरप्रेन्योरशिप में आती हैं तो इससे बेहतर तो कुछ है ही नहीं। बिल्कुल। और ये देखिए, तो- ये आत्मनिर्भर भारत या महिला एंटरप्रेन्योरशिप, ये शब्दों और इस पर काम करना हमने आसान नहीं है। हमने अभी इस पर बहुत ज्यादा, प्रधानमंत्री जी ने एक वातावरण बना दिया है, लेकिन जब हम काम कर रहे थे ना, मैं बात करूंगी
सन 2000 उसके भी पहले जो मुझे राष्ट्रीय युवा अवार्ड मिला, जी। जब मैं स्लम बस्ती की महिलाओं को बोल रही थी कि आप कुछ करिए, अपना रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण लीजिए और आप इसको कुछ सीख लेंगी तो कुछ बनाइए। तो मैम मैं इस पे आऊंगी, जैसे ये तो मिलेट है, तो इसके अलावा कौन से रोजगार हैं जो मैं वही महिलाएं कर बता रही सकती थी कि हैं? हमें जिन किन ट्रेड्स में हमने ट्रेनिंग दी है, जी। तो वो 1998 में हमने स्लम बस्ती की महिलाओं को सॉफ्ट टॉयज मेकिंग का दिया था। उस ओह। समय बहुत चलन था, जी, है चलन ना, था। 1998 की बात आप देखेंगे ना, तो एक सॉफ्ट टॉयज ही हजारों रुपए का आता था। जी जी। तो मुझे लगता था कि दो फायदे होंगे, एक तो ये महिलाएं अपने बच्चों के लिए भी ऐसे खिलौने बना पाएंगी, और दूसरा जब ये ऐसे खिलौने बनाकर सेल करेंगी तो इनको हजारों रुपए का फायदा होगा। बिल्कुल। तो ये उस समय की मांग थी, उस समय, और आज भी सॉफ्ट टॉयज आप देख लीजिए काफी कॉस्टली होते हैं और बहुत डिमांड है उसकी, जी, जी। लेकिन वो समय पे बहुत ज्यादा थी। तो टेडी बियर, कंगारू, ये सब बनाना मैंने स्वयं सिखाया महिलाओं को बैठ करके। मैं तो उसके लिए ये भी करती थी कि बना बनाया खिलौना ले आया, उसको पूरा खोला, उसकी फिर मैंने फर्मा तैयार किया, और क्योंकि कंगारू की तो कटिंग कहीं मिलती ही नहीं। शताब्दी जी, एक बात मैं जरूर कहूंगी, आप बहुमुखी प्रतिभा की धनी स्त्री हैं। बस इच्छा थी कुछ करने की तो करती और रही। इस तरह से तो आपने आपको तो साक्षात एक बार हमने ना कंगारू जब सिखाया था, भिलाई कोहका की महिलाओं ने बनाए थे, और जब उनकी प्रदर्शनी लगी थी ना, तो वो पूरे ऐसे कम से कम 100-150 कंगारू रखे हुए थे। तो मीडिया ने कैसे कवर किया था मालूम है? ऑस्ट्रेलिया से कंगारुओं की भीड़ आ गई है, आकर देखिए। जी। मैं इसी एक थोड़े से नोक-झोंक भरे माहौल में एक बहुत ही दिलचस्प सी बात आपके बारे में सुनने में आई थी कि जो बहुत साल पहले आपको छत्तीसगढ़ की किरण बेदी के नाम से संबोधित किया जाता था, वो क्या स्टोरी है उसके पीछे, वो हमारे दर्शकों को बताइए जी। नहीं, वो ऐसा था कि मैं, क्या है कि जेलों में हमको भ्रमण करना पड़ता था जब महिला आयोग की सदस्य थी, तो कभी भी अचानक निरीक्षण करना है, देखना है क्या गलत है क्या सही है, तो एक दो जगह थोड़ी डांट फटकार की। फिर दूसरा मैंने ये किया, जब बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष बनी, तो हर जिले में जाना और वहां के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के साथ सारे थानों के अधिकारियों की मीटिंग लेना। तो वहां मैंने एक ये किया था कि भाई बाल संरक्षण आयोग ने आपको आदेश जारी किया है कि सभी थानों में बाल अधिकार संरक्षण अधिकारी होना चाहिए, तो वो क्यों नहीं है? तो उसके लिए डांट फटकार लगाना, अचानक भौचक निरीक्षण कर लेना, और अचानक ही किसी थाने में जाते जाते गाड़ी जा रही है, थाने में रुक जाना, इस प्रकार का काम किया। और ये विशेष तौर पे मुझे कहा गया था जब मैंने टोनही का एक प्रकरण था, उसको देखने कोई जाने को तैयार नहीं था, तो मुझे मीडिया ने ही कहा था कि मैम अब आप जैसे अगर मान लीजिए आयोग की सदस्य बनी हैं, आप इसके पहले पत्रकार थी, और आप स्वयं बताइए आप जाएंगी नहीं उस केस को देखने के लिए? मैंने कहा मैं तो जाऊंगी। मतलब अंधविश्वास के खिलाफ भी आपने हाँ, बहुत काम किया, उसके लिए मुझे सोशल ब्रेवरी अवार्ड मिला है। मैम मुझे लग रहा है अगर मैं प्रश्न ना पूछूं ना तो आपकी जो परत है वो रह ही जाएंगी। तो इतना काम किया आपने। किरण बेदी वाली बात इसीलिए हुई थी कि जब हमारे जो अध्यक्ष थी उनसे मैंने कहा कि ऐसा ऐसा मीडिया ने कहा है वहां देखने जाना है, उन्होंने कहा नहीं अभी रुक जाओ, हमारे जाने से कहीं वहां की कानून व्यवस्था और ना बिगड़ जाए। मैंने कहा मैम मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि कानून व्यवस्था भी नहीं बिगड़ेगी और दोषियों को सजा भी मिल पाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको पुलिस का संरक्षण मिल रहा है, ये बात सुनने को मिली है। और आयोग का काम क्या होता है? जनता और पुलिस के बीच, जनता और कोर्ट के बीच एक कड़ी है आयोग, जो उनको कुछ राहत दे पाए। तो वो तो भूमिका मुझे निभानी है। एकदम मेरे ज्वाइन करने के तुरंत बाद पहली घटना थी। मैं चली गई कांकेर के दोड़कावाही गांव में, तो वहां जब मैं गई तो ऐसा सन्नाटा था कि दूर दूर तक आवाज देने पर कोई नजर नहीं आया। ऐसा जो पुरानी फिल्मों में दिखाया जाता, प्रेमचंद की कहानियों में, वैसा। तो फिर क्या किया जाए, तो एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को मैंने अपने ड्राइवर को बोला जाके बोलो कि महिला बाल विकास से मैडम आई हैं। उनको सिर्फ उतना ही समझ में आता महिला बाल विकास, तो दौड़ कर चली आई। मैंने उसको बोला कि अभी ये नवरात्रि के दिनों में जिस महिला के साथ ये घटना हुई है, जिसके मुंह में पूरे अंगारे भर दिए गए, वो महिला का घर कहाँ है? तो डर गई हूँ। तो क्या सच में वो अंगारे भरे गए थे मुंह में? मैं जाके देखी ना, मैं अर्चना जी, उनका तो पूरा नाक वाक जल गया था, होठ जल गया था पूरा, बहुत तड़प रही थी। तो ये अंधविश्वास, दो बेटियां बैठ करके उसको पंखे से झल रही थी। तो फिर वो अंधविश्वास ऐसा था कि उसने किसी ने ये कहा था अपने गांव में कि मैं बगुआ पे माता रानी का दर्शन कराऊंगा, और जब वो बगुआ पे माता रानी का दर्शन कराने में असफल हो गया तो गांव वाले उसको कहने लगे कि तुम्हारा कहाँ गया? तो उसने अचानक एक महिला की ओर उंगली कर दिया और उसने कहा कि ये टोनही है।
ओह! इसने पूरे घर को बांध दिया है, पूरे गांव को बांध के रख दिया है। तो लोगों ने उनके तो मुंह पे कोयला उसके ऊपर में अत्याचार किया, बाल खींचे, साड़ी खींची खूब, और फिर वो जो बैगा था हम्म, उसने उसके मुंह में अंगारे भर दिए। ओह, तो इस प्रकार की घटना हुई थी जब मीडिया में आई थी, फिर उसको जांच किया था मैंने उस समय, फिर सबने, और फिर दोषियों को सजा भी हुई थी और उसका इलाज भी करवाया था। तो इस प्रकार से काफी एक्टिविटीज रही। चलिए और कभी बात करेंगे। जी। वर्तमान समय में तो बस मैं महिलाओं के उद्यमिता के विकास के लिए काम जी। कर रही हूँ, और मेरा ये मानना है कि अगर महिलाएं आर्थिक दृष्टि से सक्षम होंगी जी। तो वो अपने बच्चों का पालन पोषण अच्छे से कर मैम, पाएंगी। ये बहुत अहम मुद्दा आपने उठाया और ये बहुत अभी सोशल मीडिया पे लाइव भी है कि आर्थिक सशक्तिकरण, चाहे महिला किसी भी वर्ग की हो, आर्थिक सशक्तिकरण एक मैं कहूंगी नीड ऑफ टाइम हो गया है, समय की जरूरत हो गई और बहुत उसे डोमिनेट नहीं किया जाएगा। लेकिन यहाँ मैं जोड़ूंगी कि ना संस्कार के साथ काम करें, चाहे ना केवल पैसे के पीछे भागने की तो बजाय। मैम, जैसे अगर आर्थिक सशक्तिकरण चाहिए किसी भी महिला को, जैसे आपने उद्योगों का ये उदाहरण हमें बताया, तो हम कितने प्रकार के और काम कर सकते हैं? बहुत से कर सकते हैं। देखिए, बुटीक को लेकर के काम हो सकता है, टेक्सटाइल डिजाइनिंग पर काम हो सकता है, खादी पर काम हो सकता है, हमारा जो ढोकरा आर्ट है यहाँ का। और इसके लिए हम किसी को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं? जिला उद्योग केंद्र में कांटेक्ट कर सकते हैं तो सबसे वहाँ पहले। उसे क्या प्रॉपर प्रशिक्षण भी दिया वहां जाता से है? आपको गाइड किया जाएगा, आपकी काउंसलिंग करने के बाद में बताया जाएगा कि आपको कौन सा व्यवसाय आरंभ करना चाहिए, कहाँ से आपको लोन मिलेगा और आप किस प्रकार से अपना व्यवसाय चला सकते हैं। जी। शताब्दी मैम, क्या महिलाएं इस कार्यक्रम के माध्यम से जो आपको देख रही हैं, क्या वो आपको भी कॉन्टैक्ट कर सकती हैं कि आप उनकी सहायता करेंगे अगर कोई महिला आपके पास आती है? बिल्कुल बिल्कुल, आप अगर मोबाइल नंबर भी देना चाहें, कॉन्टैक्ट नंबर देना चाहें, आपके थ्रू मुझ तक आना जी, चाहें, जी। निश्चित रूप से कर सकती है। और दर्शकों और खासकर महिला दर्शकों को जो किसी उद्यमिता की तरफ बढ़ना चाहती हैं, कोई खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहती हैं, शताब्दी पांडे मैम के नंबर हमारे स्क्रीन में फ्लैश हो रहे हैं। आप उनसे मदद ले सकते हैं और वो जरूर आपका सपोर्ट करेंगे। मैम, क्योंकि आपसे तो बात इतनी है और इतनी चर्चाओं के विषय है कि परत दर परत खुलती जा रही हैं आप, लेकिन क्योंकि हम समय की एक सीमा से बंधे हुए हैं, तो क्या कहना चाहेंगी ऐसी महिलाओं को जो हार जाती हैं, बैठ जाती हैं, कई बार ससुराल की वजह से, कई बार पति की वजह से, एक एज के बाद उनके पास ना तो उम्र होती है, ना मतलब पति भी उन्हें इस तरह से कर देता है। ऐसी महिला को क्या कहेंगे कि हारना नहीं और कैसे आगे बढ़ना है उनके लिए? नहीं, बस मेरा यही कहना है कि अपना लक्ष्य निर्धारित करिए, अदम्य इच्छा शक्ति रखिए, और क्या काम करना है उसकी पूरी योजना बनाइए। योजनाबद्ध तरीके से, चरणबद्ध तरीके से हम काम करेंगे तो रिजल्ट हमें बहुत अच्छे से मिलेगा। लेकिन बस एक ही बात मैं हमेशा कहूंगी, क्योंकि मैं इसकी पक्षधर हूं, कि हम कितना भी भागें, कितना भी आपाधापी में जाएं, लेकिन अपना परिवार और अपना संस्कार कभी ना छोड़ें। धन्यवाद। जी। मैम, बहुत अच्छी चर्चा रही। हमारे बुलाने से आप यहाँ पर आई और हमारी महिला दर्शकों को इतनी सारी ये मिलेट के बारे में, जो अभी 2023 को तो हमारे प्रधानमंत्री ने इंटरनेशनल मिलेट वर्ष घोषित भी किया था, और ये मुझे लग रहा है ये आप मेरे लिए ही लेके आई हैं, हाँ मुझे लग हाँ, रहा मैं है। आपको बिल्कुल, जी। ये आपके लिए ही है, पूरा का जी। पूरा आपके लिए। थैंक यू मैम। तो देख रहे हैं आप कि जैसा प्रधानमंत्री जी ने इंटरनेशनल मिलेट वर्ष घोषित भी किया था, और मैडम थैंक यू, ये बहुत खूबसूरत से गिफ्ट के लिए, बहुत हेल्दी गिफ्ट आपने हमें। जी। इडली। तो ऐसे ही और उद्यमियों को आप बढ़ावा देती रहें और हमें भी बताती रहें कि हम उन्हें कैसे बता सकते हैं। निश्चित। आपकी जैसी ओजस्विनी हमारे इस शो में आई, हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य मैम। धन्यवाद। धन्यवाद, और आपको बहुत 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 धन्यवाद। बहुत बहुत नमस्कार। जी मैम। दर्शकों, ये थी शताब्दी सुबोध पांडे मैम, और देखा महिला उद्यमिता के लिए ये कैसे कार्य कर रही हैं। एक आम गृहिणी के जैसे इन्हें भी एक बार जॉब छोड़ना पड़ा, और बता दूं प्री आईएएस में भी क्लियर होकर ये आगे की परीक्षा किन्हीं पारिवारिक कारणों से नहीं दे पाई थी। तो अगर आप परेशानियों को कारण बताती रहेंगी कि ये परेशानी थी और मैं ये नहीं कर ये परेशानी थी और मैं ये नहीं कर पाई, तो आगे जाके सिर्फ बातें ही रह जाएंगी और सिर्फ बातें ही रह जाएंगी। तो जिन्हें करना होता है वो करते हैं, अदरवाइज परेशानियां तो सबके जीवन में है। आने वाले अंकों में नई ओजस्वी नई कहानियों के साथ पुनः उपस्थित होंगी। तब तक दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।